नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसएस न्यूज़ के साझेदार में। जो बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया क्या 2024 के चुनावों के बाद जीवित रह पाएगा? बहुत सारे संकेत अब ऐसे मिल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र, भारत ही नहीं बहुत सारे देशों के अंदर अब नाम का लोकतंत्र रह गया है और एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी नीति जो है वो हर देश में नज़र आ रही है, एक दमनकारी नीतियाँ नज़र आ रही हैं। अभी संकेत बहुत सारे हैं। जब भारत जो बाइडेन को हमारे देश के अंदर जी20 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर देता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस सरकार का जो रुआब-दाब है, वो किस लेवल पे है कि वो उनको भी अलाउ नहीं करता कि तुम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। वहाँ से संकेत मिलने शुरू हुए थे कि जहाँ पे जो बाइडेन अपनी मर्ज़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं कि कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर अब ना केवल हमारे लोगों की आज़ादी को छीना जा रहा है, बल्कि जो आने वाले राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनकी आज़ादी के ऊपर भी अंकुश लगाए जा रहे हैं। राजीव रंजन अभी गए, शायद वो न्यूज़ 24 में थे, पॉपुलर थे, उनको भी वहाँ से रुखसत होना पड़ा है। 2 दिन पहले फ्रांस की पत्रकार वेनेसा डोनैक, जो 25 साल से भारत में काम कर रही थी और फ्रीलांसर थी, बहुत सारे फ्रांस के न्यूज़पेपर के लिए वो लिखती थी और 1.5 साल पहले उनकी पत्रकारिता का लाइसेंस कैंसल कर दिया गया था। वो ओसीआई थी, ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया। 25 साल से भारत में थी, एक भारतीय से उन्होंने शादी की थी, भारतीय ही उनके बच्चे, इंडियन पासपोर्ट है, लेकिन इनका पासपोर्ट अभी तक विदेशी यानी कि फ्रांस का था। ये मुद्दा मैक्रो और मोदी की मीटिंग में उठा और मैक्रो ने कहा कि आप इसको क्यों देश निकाला दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ नक्सलवाद और माओवाद के ऊपर आर्टिकल लिखे थे, जिसे भारत ने अपनी अखंडता और संप्रभुता के ऊपर खतरा माना और कहा कि आप देश छोड़कर चले जाओ और रोते हुए वो 2 दिन पहले देश को छोड़कर गई हैं। क्या ऐसा लेख लिखने के ऊपर फ्रांस में या अमेरिका में किसी पत्रकार को देश निकाला दिया जा सकता है, सज़ा दी जा सकती है? मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में जहाँ मोदी सरकार बाइडेन की बात नहीं मानती, जहाँ मैक्रो की रिक्वेस्ट होती है कि आप वेनेसा को बाहर मत निकालिए, उनका भारत में परिवार है, मोदी उसको भी नहीं माने, आप सोच सकते हैं कि अब संकेत हमारे लिए भी बहुत खतरनाक हैं। जो व्यक्ति बाइडेन की बात नहीं मानता है, जो व्यक्ति इमानुएल मैक्रो की बात नहीं मानता है, उसके लिए फिर जो हिंदुस्तान में चंद बचे-खुचे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, उनकी औकात क्या है? यानी कि हमारी औकात ही क्या है? अभी हम जंगल में चमकने वाले जुगनुओं की तरह हैं, जो किसी को हार्म नहीं पहुँचा रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें वो भी मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बची-खुची डेमोक्रेसी थी, अपने दल में भी खत्म कर ली और जो उनका अध्यक्ष का चुनाव होता था, फॉर्मेलिटी के लिए वो भी समाप्त कर दिया और कहा कि चुनाव नहीं होंगे, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनका वही चुनाव कर लेगा। ये बिल्कुल वही पद्धति है जो रूस के अंदर है और चीन में है, जैसे कि शी जिनपिंग का चुनाव होता है या वो किसी और को चुनते हैं, तो वही पद्धति वहाँ पर आ रही है। अब क्या उम्मीद बची है? कोई उम्मीद नहीं बची है। क्या लोकतंत्र 2024 में कुछ हमारा विश्वास रिस्टोर करेगा? लगता नहीं है, आसार बहुत कमज़ोर हैं। हर गुज़रते दिन के साथ मोदी की तानाशाही और उनका जो अंकुश है, वो बढ़ता चला जा रहा है। जो जेलों में एक्टिविस्ट हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा कहता था कि बेल शुड बी द लॉ नॉट द जेल। तो मन को बेल नॉर्म होने चाहिए थे, पर अब सारे यूपीए के अंदर जो डाल के उन्होंने अंदर कर दिए लोगों को, अब कहा नहीं, नहीं, ये बेल शुड बी द नॉर्म इज़ नॉट फॉर द यूएपीए जो डिटेनीज़ हैं, उनके लिए नहीं है। तो बात बड़ी क्लियर हो गई कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पग पीछे खींच लिए और वो भी दबाव में इसके अंदर नज़र आ रहा है। बातचीत करने के लिए कि क्या हम आज से 100 दिन के बाद या चुनाव के बाद क्या हम आपस में बातचीत कर पाएँगे? इन मुद्दों के ऊपर मुखरता के साथ जनता के सामने अपने विचारों को रख पाएँगे? आसार तो बुरे हैं, लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात से राजेश ठाकर जी, स्वागत है सर आपका। दिल्ली से आज 2 मेहमान हैं हमारे, अरुण कुमार जी और आलोक भदौरिया जी, सर आप दोनों का भी बहुत-बहुत स्वागत है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक पत्रकार हैं। राजेश ठाकर जी, कुछ बताइए, क्या हम 100 दिन बाद बातचीत कर पाएँगे? आसार अच्छे नहीं हैं, काले बादल चारों तरफ हैं। जी।
जी, बिल्कुल। हम जिसे बहुत मजबूत सरकार समझते हैं या हम ऐसा समझते हैं कि जिनको बहुत बड़ा जन समर्थन हासिल है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सरकार है, वो अगर इस प्रकार के नियंत्रण धीरे-धीरे लाद रही है, तो उसका मतलब ये है कि ये मजबूत सरकार नहीं है, कमज़ोर सरकार है। उसको हर हमेश जो है सत्ता जाने का या कुर्सी खिसक जाने का डर रहता है। सत्ता में किस प्रकार से बने रहा जाए और हमारी जो सत्ता है वो कैसे कायम रखी जाए, उसी पशोपेश में ये सारी जो चीज है वो सरकार करती है। और सड़क पर जो है वो आंदोलन करना कितना मुश्किल है, वो हम ये किसान आंदोलन के जो दृश्य देख रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि देश के नागरिक जो अपनी बात कहते हैं, एक ऐसा नागरिक जिसका जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है, एक ऐसा नागरिक जिससे ये देश पहचाना जाता है। हम जवान के साथ जो है किसान एक साथ बोलते हैं, वो लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। और दूसरे जो आंदोलन है राजकीय पार्टियों के या कुछ, उसका तो असर हम जानते हैं कि उनको परमिशन ही नहीं देते और जब आंदोलन होता है उससे पहले उनको उठा के गिरफ्तार कर लेते हैं। आपने पत्रकारों का किया तो हमारे सामने गौरी लंकेश, दाभोलकर, कुलकर्णी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसको कलम से सच लिखने का जो है सजा किस प्रकार से मिली वो हमें पता है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार और रिपोर्टर हैं हर अलग-अलग प्रदेश से जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ ना उनके अखबार, उसके संपादक ने ना उनको सपोर्ट दिया है, न कहीं से पत्रकार आलम से जो है उनको सपोर्ट मिला है। हर व्यक्ति जो है उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, एक ऐसा माहौल है। अगर दिनेश वोरा के खिलाफ कोई केस हो जाता है, तो उसके खिलाफ जो है कोई एक साथ संगठित होके खड़ा नहीं होता और उसी वजह से उन इंडिविजुअल को परेशान करना सरकार के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सड़क पर विरोध जो है उसको मुश्किल कर दिया है। अब एकमात्र जरिया रहा है जब मेन स्ट्रीम मीडिया जिस प्रकार से बिल्कुल सरकार के चरण पखाल रही है और दंडवत मुद्रा में हमेशा रहती है, उनसे बहुत कोई आशा है नहीं। तो सच बात जो है, जो खबर है उसका जो दूसरा पहलू है, उसकी जो एनालिसिस है देश की अर्थतंत्र के बारे में हो, देश की विदेश नीति के बारे में हो, तो वो पहुंचाने का एक जरिया जो है वो ये सोशल मीडिया और ये यूट्यूब चैनल्स है जो आप लोग बहुत हिम्मत के साथ चला रहे हैं। और हम जैसे लोग जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रदेश में हैं उनको अपनी बात कहने का और उस प्रदेश की वास्तविक स्थिति जो है लोगों के सामने ले जाने का जरिया बन रहे हैं। लेकिन ये एक डर अभी भी सरकार के अंदर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हमने जो है मैनेज कर लिया है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है उस पर जिस प्रकार से बातें चलती है और कुछ बातें ऐसी वायरल हो जाती है जो सरकार के नाक में दम कर देती है। तो अब जो सोशल मीडिया है उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, उसके बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं उनके कंटेंट पर। यहाँ पर बहुत सारी चैनल गुजरात के अंदर बंद कर दी गई है। आधी रात को रात 12 बजे 12:30 बजे जो है क्राइम की 150 की टीम पहुंच जाती है और चैनल को बंद करा देती है। बहुत सारे ऐसे विश्लेषक है जिस पर प्रतिबंध परोक्ष रूप से डाल देती है कि अगर राजेश ठाकर आएंगे तो हमारे पक्ष से कोई जो है चर्चा करने के लिए नहीं आएंगे। आज गुजरात समाचार जो बहुत बड़ा अखबार है यहाँ का, ये मुश्किल झेल रहा है। वहां पर जो है उनकी जो प्राइम टाइम डिबेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने ईशुदान गढ़वी को हायर किया हुआ है जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष थे। तो उनको भाजपा जो है वो गैर हाजिर ये करके डिबेट करनी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे बोलने वाले लोगों को, लिखने वाले लोगों को, सरकार की सच बातें लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों को रोक दिया जाए। तो आपकी जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है कि अभी तो जो है स्थिति ऐसी है कि परोक्ष रूप से सरकारी संस्थाओं का, संवैधानिक पदों का इस्तेमाल सरकार कर रही है। चंडीगढ़ का जो है वो एक राजनीतिक निर्लिप्तता का जो है एक हमारे सामने चल रहा है कि एक छोटे से कॉरपोरेशन को हासिल करने के लिए किस प्रकार से मूल्यों, आदर्श और सिद्धांतों की बलि चढ़ाई जा सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हर प्रदेश के अंदर आपको मिल जाएंगे। राज्य सरकारों के साथ
क्या किया जाता है, उसमें गवर्नरों की क्या भूमिका रहती है, राष्ट्रपति की भूमिका महाराष्ट्र के अंदर क्या रही, न्यायपालिकाओं के अंदर किस प्रकार से जजों को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये तो हर रोज जो है वो विपक्ष और दूसरे लोगों के खिलाफ जो है वो काम पे लगी हुई है। तो ये सारी संस्थाओं को तो धीरे धीरे ये लोगों ने इसी काम में लगाया हुआ है। लेकिन हो सकता है कि आपने जो कहा कि जुगनू की तरह एक अंधेरे में एक दीपक जो है वो भी अंधेरे के लिए आश्चर्य का चिन्ह बन जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे दिए जो जल रहे हैं उनको भी 2024 के बाद किस प्रकार की हवा चलती है और वो चलने वाली हवा में वो दिए किस प्रकार से टिक पाते हैं, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन ये देश की एक तासीर रही है कि कितने भी जुल्म ढाए हो सल्तनत में बैठे हुए लोगों ने, कितने भी अत्याचार किए हो, फिर भी कुछ न कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे रहते हैं जिनके कारण जो है ये देश आजादी का सांस भी ले रही है। ये देश जो है इमरजेंसी जैसे एक पीरियड से बाहर भी निकली है और एक ऐसा उदाहरण भी पेश किया है कि एक बार इमरजेंसी लगाने वाली व्यक्ति का दूसरी बार हालत जो है वो जनता क्या करती है। तो हमें आशान्वित रहना चाहिए। हमें जितना भी हमारे पास अवकाश है और जहां तक हम हमारी बात पहुंचा सकते हैं, हमें सत्ताओं से कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, हमें पक्ष से कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है इस देश के लोकतंत्र से, हमें जो मतलब है इस देश की संविधानिक परंपराओं से, हमें जो मतलब है वो जनता के हित में सरकारें काम करती है या नहीं करती है, देश हित हमारा मतलब है। तो अगर इस हम मार्ग पर चल रहे हैं तो मुश्किलात आएंगी, बहुत सारी मुश्किलात आएंगी और उसमें देखते हैं किस प्रकार से क्या लड़ा जा सकता है, कैसे उनका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन आपकी जो चिंता है उस चिंता के अंदर मैं 100% सहमत हूँ कि 2024 के बाद अगर ऐसा मैंडेट मिला जो गुजरात के अंदर अभी मिला हुआ है या पिछले जो चुनाव थे उससे बड़ा मैंडेट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला तो फिर ये बहुत जायज सवाल हो जाएगा कि अब बोलेगा कौन, अब लिखेगा कौन। अब जब कोई बोलेगा नहीं, जब कोई लिखेगा नहीं, तो फिर जो करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अनियंत्रित होके इस देश के अंदर अपनी सत्ताएं, अपने सिद्धांत, अपने विचारधारा, जो अपनी आइडियोलॉजी है, जिसको वो हिंदू बेस आइडियोलॉजी कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, उसको बिल्कुल अनियंत्रित होके लागू करेंगे और उसके जो परिणाम है वो विपरीत परिणाम भी हमें देखना पड़ेगा।